लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट। सर वो क्लिक कर दिया मैंने। लेकिन मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया है। आ जाएगा सर, आ जाएगा। अब होगा सर लाइव। मेरे को यहाँ भी ठीक सर, आप उस पर फेसबुक ग्रुप पे जाइए अपने, वी आर लाइव। लाइव है अपन, कोई जुड़ा नहीं है अभी। हाँ, हेलो गौरव, वेलकम। करें स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, गेटेड झील का 2021 के लिए ये लाइव सेशन हम लोग ने आज ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सेशन आप लोगों के लिए कि किस तरह से प्लानिंग करना है हमको, किस तरह से आगे और किस तरह से हम अपनी प्रोग्रेस को इन्हांस कर सकते हैं और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि बच्चे इस स्टेज में आके जब बहुत कम टाइम बचा होता है तब उस समय पे मोटिवेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे कई बार पर्सनली फ़ोन आते हैं मेरे पास, मैडम के पास, बसंत के पास मैसेजेस आते हैं। हम उस समय बच्चों को इंडिविजुअली हम लोग मोटिवेट कर देते हैं। बच्चों को कई बार बोलते हैं कि आप वापस से फ़ोन कर लेना, तो वो फ़ोन भी नहीं आते। एक बार बात कर लेते हैं और दूसरी बार फ़ोन नहीं आता है। हम लोग तो इनकरेज करते हैं इस चीज़ को कि आप लोग आएँ, फ़ोन करें, और दूसरी बार जब बोला कि मैंने बोला कि 8 दिन बाद 10 दिन बाद आप बात करिएगा, तो उस तरह की बात आप हमें वापस फ़ोन करिए। तो इस सेशन को हमने सोचा कि एक 1-to-1 सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों की समस्याएं लगभग मोर और लेस एक ही तरह की होती है कि किस तरह से पढ़ाई की जाए। आज हमारे पास 60 दिन बचे हुए, तो 60 दिन में प्रिपरेशन का हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें अगर टाइम नहीं हो या कुछ बहुत ऐसी चीज़ें तो छोड़ सकते हैं, या क्या क्यों छोड़ सकते हैं, और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बातों को करने के लिए आज हम यहाँ पर लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपकी जो कुछ भी समस्याएं हैं वो टाइप करके आप इस कमेंट बॉक्स में आप करें, ताकि हम लोगों को उस लोगों का जवाब दे सकते हैं। मेरे साथ में आज मैडम भी हैं और बसंत सर भी हैं, लाइव हैं साथ में आपके सामने आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने सवाल पोस्ट करें, ताकि हम लोग उन सवालों का हम लोग जवाब दे सकें। बाकी बीच में जो चीज़ें हम लोगों को बोलनी है, हम लोगों को बतानी है, वो तो हम लोग बताएंगे ही। आप लोग सवाल भी पूछें ताकि हम लोग आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। मैडम, नो क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ओके, थोड़ा सा। हाँ, बोल। हेलो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ जनरल है। जब तक आपका क्वेश्चन आते हैं उससे पहले कुछ जनरल बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की प्रिपरेशन ऐसा है कि अभी जैसे राउंड 2 अभी स्टार्ट होने वाला है, तो राउंड 1 तक कई सारे बच्चों के सब्जेक्ट फिनिश हो जाते हैं, और फिर राउंड 2 में फिर कैसे करे वर्क, तो रिवीजन करना होता है। पर अलग अलग तरह मैं इसको 2-3 कैटेगरी में मैं बांटना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों का है कि अभी कुछ सब्जेक्ट बचे हुए, तो अब सब्जेक्ट अगर बचे हुए हैं तो सबसे पहले ये है कि जैसे राउंड 1 आप लोगों ने दिया, तो उसमें सपोज फॉर एग्जांपल मैंने टॉक की बात करते या डिस्क्रीट ले लेते, तो उसमें मान लो 3 टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन उस 3 रिमेनिंग 2 टॉपिक अभी बचे हैं, तो उसको आप राउंड 2 में कवर कर सकते हैं। और फिर जो राउंड 1 की गलतियां हैं, जो आपने मिस्टेक की है, वो चाहे तो उस गलतियां को हम राउंड 2 में ना करें, इस चीज़ पे आप वर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज का यही प्लान ही है कि पहले राउंड 1 दे रहे हैं, फिर राउंड 2 दे रहे हैं, फिर मॉक दे रहे हैं, और हर मॉक में भी हम लोग एक एक वीक पॉइंट, क्योंकि आपका जो वीक पॉइंट है, जैसे किसी का सिली मिस्टेक हो सकता है, किसी ने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअली प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे नोट करें और उसको नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान रखें कि वो गलतियां ना हो।
ये एक चीज़ आप कर सकते हो, और ये धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होते जाएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। कई बार मार्क्स कम हो जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, कई बार आपके रैंक कम हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं। तो और भी बात को आगे बढ़ाएंगे, अभी हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। दीक्षा ने पूछा है हाउ टू डू प्रॉपर टेस्ट एनालाइज। दीक्षा का डाउट है कि प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन आप देखते जाएंगे दीक्षा, वो क्वेश्चन आपने करेक्ट हुआ है इनका, है ना, करेक्ट पहले फर्स्ट तो आपने वो अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। इफ़ यू अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन तो वेदर इट वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ़ इट इज़ करेक्ट देन ऑल्सो यू चेक द सोल्यूशन कि जो आपका सोल्यूशन है और जो गिवन सोल्यूशन है वो प्रोसीजर आपकी प्रोसीजर ज़्यादा इफेक्टिव है या जो सोल्यूशन आपको गिवन है उसकी प्रोसीजर ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इनकरेक्ट है उन्हीं को आप चेक करें, जो करेक्ट है उनको भी आप चेक करिए कि वेदर योर मेथड इज़ मोर इफिशिएंट और गिवन सोल्यूशन इज़ मोर इफिशिएंट, है ना। आफ्टर दैट आपने अटेम्प्ट किया है बट दैट वाज इनकरेक्ट, तो इफ इट इज़ इनकरेक्ट तो वाई इट वाज इनकरेक्ट, यू हैव कमिटेड सम सिली मिस्टेक या देयर वाज सम कंसेप्चुअल मिस्टेक। तो फाइंड आउट द रीज़न कि वो इनकरेक्ट क्यों था, सो दैट सेम प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं हो। और इफ़ यू नॉट, अगर आपने उसका अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो वाई यू नॉट अटेम्प्टेड दैट, आपको क्यों नहीं बना एग्ज़ाम में, कंसेप्ट नहीं था या वी नो द कंसेप्ट बट वो हमको एग्ज़ाम में क्लिक नहीं किया। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन को आप चेक करेंगे और उसके लिए नोट करते जाएंगे कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट क्वेश्चन, सो दैट जब आप रिवीजन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी, वो आप वहाँ से नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। गौरव को डाउट है कि प्रीवियस सब्जेक्ट हम कैसे याद रखें, है ना। तो प्रीवियस सब्जेक्ट्स के लिए आप एक सब्जेक्ट को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसे लाइक कंप्यूटर नेटवर्क है। इन कंप्यूटर नेटवर्क वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज डेटा लिंक लेयर, तो डिवाइड द डेटा लिंक लेयर इन स्मॉलर पार्ट, इट इज़ एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लाइक दैट। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल को भी फर्दर इट इज़ CRC, हेमिंग कोड। तो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है सब्जेक्ट याद करने में, है ना, ऐसा मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आती। मोस्टली इट इज़ अ सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS, जहाँ यू फील कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट्स। तो डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, स्मॉलर सब पार्ट्स, और फिर उन स्मॉलर पार्ट्स के लिए खुद से रिवाइज करो कि अच्छा व्हाट इज़ CRC के क्या कंसेप्ट्स है, व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू हेमिंग कोड। तो इस तरह से जो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको स्मॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो जो हम डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ते ही हैं। तो सेम स्ट्रेटजी आपको अपनी स्टडी के लिए भी अप्लाई करनी है कि डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन यू कॉन्कर, है ना। डिवाइड द डिफिकल्ट सब्जेक्ट इनटू स्मॉलर मॉड्यूल एंड यू एबल टू रिवाइज दैट। ओके। लोकेश दोहरे पूछ रहे हैं, दिस टाइम वी हैव कॉलेज एग्जाम इन जनवरी प्लस और बिफोर जो कुछ भी है, दैट वी हैव प्लस बिफोर दैट वी हैव सबमिशन एंड मेजर प्रोजेक्ट एज वेल, सो हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स विद गेट प्रिपरेशन। मैडम आपको ध्यान हो कि अभी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो बहुत कॉमन हो गई है कि दिसंबर या नवंबर में एग्जामिनेशन हो जाते हैं, लेकिन अगर 2012, 13, 14 तक की बात करें तो मेरे ख्याल से आज जो सारे एग्ज़ाम जो होते थे वो दिसंबर या जनवरी में होते थे और लोग गेट की प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छे से कर पाते थे। थोड़ा सा आप उसके ऊपर इलेबोरेट करें मैडम थोड़ा सा। आपको अपने, है ना, अभी योर एग्ज़ाम शायद जनवरी में होगा ना, तो आपको दोनों की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी। कुछ टाइम आपको अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए देना है और मेजर टाइम जो आपको है वो अपने गेट प्रिपरेशन के लिए देना है। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, वो बहुत फिक्स है, तो उन पैटर्न्स को आप रिवाइज़ करिए। और ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए अभी नहीं पढ़ेंगे और लास्ट टाइम पे पूरा टाइम आप सेमेस्टर एग्ज़ाम को देंगे। दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कंटिन्यू रखेंगे सो दैट आपकी गेट प्रिपरेशन बंद नहीं हो कि सेमेस्टर एग्जाम चल रहे तो यू आर जस्ट रीडिंग फॉर सेमेस्टर्स नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट, यू हैव टू डू बोथ स्टडी साइमल्टेनियसली। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम है जनवरी में और अभी से, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग, मैम ने जैसा कहा कि लास्ट में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ आपको क्या करना है, ये मैनेज करना है कि गेट को हम कैसे टाइम दें ज़्यादा से ज़्यादा। गेट को टाइम देना आप समझ रहे हैं कितना ज़रूरी है। और जैसा कि मैम ने कहा कि पैटर्न फिक्स है आपका, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप
चाहो तो वीक में 2 दिन निकाल लो कि 2 घंटे, या पर डे 1 आवर 2 आवर, ये डिपेंड्स कि आप कैसे वर्क कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको ये एक शेड्यूल टाइप से बना सकते हो। और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे जो कॉमन होते हैं, जो गेट के लिए और आपके सेमेस्टर के लिए भी कॉमन होंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो अलग होंगे। तो मतलब आपको ये नहीं करना है कि पूरे पता चला पूरे सेमेस्टर में ही हम 15 दिन टाइम दे दिए, 20 दिन टाइम दे दिए। कैसे भी करके हमको गेट से लिंक जुड़े रहना है और ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम गेट को दें। और सेमेस्टर में हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप 9 पॉइंटर ले आओ 10, अगर आप एवरेज भी लाते हो तो कोई 7-8 भी लाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा अभी का इंपॉर्टेंट है कि गेट, इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। और अगर आपको और भी कुछ इससे क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप स्पेसिफिक होकर भी पूछ सकते हो, कि किसी का अलग अलग इंडिविजुअल भी डाउट हो सकता है तो वो आप अलग से भी पूछ सकते हो। अभी कुछ आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो ना। शिवम पूछ रहा है कि मैम कैलकुलस को क्या करना चाहिए, याद रखने का बहुत नहीं या नहीं, उसमें याद रखने की बहुत सी चीज़ें हैं कैलकुलस। तो एज फार एज कैलकुलस इज कंसर्न, कैलकुलस के अगर आपका 12th का बैकग्राउंड अच्छा है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ कैलकुलस इन 12th, तो अगर आप रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इन दैट केस यू कैन ट्राई फॉर कैलकुलस। और अगर कैलकुलस यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ कैलकुलस इन 12th, आपको 12th में भी कंफर्टेबल नहीं था या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, तो कैलकुलस से क्वेश्चंस बहुत शायद लिमिटेड आता है ना, बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन स्किप दैट, है ना। हाँ, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं है कि नई चीज़ें हम अपन हाँ फिर से पढ़ें। हाँ तो नई अगर चीज़ें आपको ऐसा याद ना 12th को पढ़े हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इफ़ यू फील कि हाँ मैं एक चीज एक्चुअली कैलकुलस से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैलकुलस पूरा पढ़ना ही नहीं गेट में, और इतना सिंपल टॉपिक है, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है और बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत ज़्यादा पूरा कैलकुलस हमें पढ़ना ही नहीं है। अगर आप केवल हमारे क्लास को अटेंड कर लेते हैं और क्लास में जितना क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, केवल अगर उतने ही क्वेश्चन अगर अच्छे से कॉपी में करें और प्रैक्टिस कर लें, और जो यहाँ टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो या फुल टेस्ट हो या जो राउंड में टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा कुछ वर्क करने की जरूरत है। इवन हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखे हैं, इतने सिंपल, मतलब आपको ना अलग से कुछ मेहनत ही नहीं करना, सिंपल आप क्लास कर लो और क्लास में जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए उसके क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते। तो मुझे लगता है कि स्किप करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसे डेफिनेटली आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलस जितना बड़ा सिलेबस होता है एक्चुअल में है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो आई थिंक अगर आप सिलेबस अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो बेटर है कि आप जरूर उसे छोड़े ही ना, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू। गौरव बिसेन पूछ रहे हैं कैन वी स्किप 2-3 सब्जेक्ट्स एंड फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो सभी लोगों के लिए होता है, और सभी लोग यही बोलते हैं कि क्या हम सब्जेक्ट को पूरा स्किप कर जाएं। बिल्कुल एक सिंपल सी फिलॉसफी है मैडम, थोड़ा सा इस पर आप बोलें, क्योंकि अब हर बार बच्चा ये क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि हम क्या पूरा की पूरा सब्जेक्ट छोड़ दें। नहीं, तो डोंट स्किप कंप्लीट सब्जेक्ट, है ना, बिकॉज गेट में देर इज़ नो फिक्स वेटेज ऑफ सब्जेक्ट कि DBA से ज़्यादा आएगा या इट इज़ फ्रॉम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ना, देर इज़ नो फिक्स वेटेज। आप सपोज यू स्किप द कंपाइलर एंड देर आर 4 or 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द कंपाइलर, है ना, तो ऐसा नहीं करना है कि स्किप द सब्जेक्ट कम्प्लीटली। इफ़ यू फील कि सम टॉपिक इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन स्किप दैट टॉपिक, बट डोंट स्किप सब्जेक्ट कम्प्लीटली। मतलब स्लाइस में डिवाइड एंड कॉन्कर, अभी शायद आपने यही बोला था ना कि स्लाइस में डिवाइड कर लो। ऐसा पूरा सब्जेक्ट तो ऐसा होता ही नहीं है कि हमको पूरा सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट में हो सकता है कि 4 टॉपिक है या 5 टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक अपने को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस डिफिकल्ट टॉपिक की बात करें कि हम, मतलब बोलने वाली भी बात है कि अगर हम बात करें कि हमारे 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट में अगर हमारे हर सब्जेक्ट में 5 या 6 टॉपिक हैं, तो टोटल हमारे, अगर यूँ बात करें स्लाइस में डिवाइड किया तो बोले कि 60 टॉपिक्स हैं हमारे पूरे कोर्स में। और पूरे कोर्स में अगर बात कर रहे हैं, आप अभी बोल रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट नहीं आते, 3 सब्जेक्ट का मतलब 30 हो गया, 60 में से 30 हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 60 में से हमको हर सब्जेक्ट में 2 या 3 नहीं आते, मतलब अगर 6 की बात करें तो 2 नहीं आते, और अगर 60 की बात करें तो 5 या 6 नहीं आते, तो 10% नहीं आता। प्लीज़ डोंट बी पैनिक नहीं करिए, क्योंकि केवल आपको 10% नहीं आता है। अभी आप 2-3 सब्जेक्ट को गिनेंगे तो आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि ये तो मेरा तो 1/3 सब्जेक्ट हो रहा है या 20% हो रहा है या 30% मुझे नहीं आता है। आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करिए कि नहीं, केवल 10% मुझे कोर्स नहीं आता है, बस केवल 3 या 4 टॉपिक नहीं आते।
अगर ऐसा लगता है कि यू कैन स्पेयर टाइम फॉर दैट टॉपिक्स, क्योंकि एक एक टॉपिक को आपने अगर पढ़ रखा है और एक एक टॉपिक को बात करेंगे तो 5-6 टॉपिक को दो या 3 दिन लगेंगे। अगर एक एक टॉपिक को अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो चीज़ बहुत बड़ी दिखने लग जाएगी। लेकिन अगर एक एक टॉपिक की बात करेंगे हम, तो टॉपिक बहुत छोटा होता है, 2 या 3 दिन में हम एक टॉपिक, और अगर 8 या 10 टॉपिक भी हमारे अगर बच गए हैं तो किसी सब्जेक्ट को पैरेलली रिवाइज करते हुए साथ में वो जो टॉपिक में जिनमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको साथ में ले सकते हैं, और 2-3 दिन में हम एक टॉपिक कवर करके अपने बचा हुआ जो कुछ भी है उसको आराम से 20-25 दिन में बचा हुआ हम आराम से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल डोंट वरी, हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। एक एक सब्जेक्ट को उठाते जाइए, रिवीजन करिए, उसके टेस्ट दीजिए, उसके फुल टेस्ट दीजिए। हम जनवरी का टाइम बस ये चाहेंगे कि हम जनवरी के 10 तारीख के बाद का टाइम मॉक टेस्ट के लिए रिजर्व रखें, ताकि हम लोग अच्छे से टेस्ट दे पाएँ। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन अभी बीच में ये भी आया था कि कितने टेस्ट हम लोगों को फुल टेस्ट वी मस्ट अपीयर। मैडम थोड़ा सा इस पे बोलिए। हाउ मेनी फुल टेस्ट यू शुड, है ना, आप कितने फुल टेस्ट में अपीयर होना चाहिए, इट डिपेंड्स। इन सम स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि मुझे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस नहीं बनते। इन दैट केस यू शुड ट्राई फॉर मोर एंड मोर टेस्ट ऑफ मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। बट सम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में दे कैन परफॉर्म वेल, बट जब मिक्स होता है मीन 2 और 3 सब्जेक्ट्स कंबाइंस, तो देन इन दैट केस दे फील उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। और आफ्टर 10 जनवरी आप अपना टारगेट बना लीजिए कि 10 जनवरी तक आई हैव टू कंप्लीट माय होल सिलेबस। आफ्टर 10 जनवरी देयर इज ओनली द टाइम फॉर रिवीजन। तो उसके बाद 10 जनवरी के बाद जितना भी आपका टाइम है, मैक्सिमम टाइम आप डिवोट करेंगे फॉर टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस द टेस्ट को एनालिसिस करिए, देन अगेन अपीयर इन द टेस्ट, देन अगेन एनालिसिस द टेस्ट। तो जितना ज़्यादा दे सकते, देयर इज़ नो लिमिट, है ना, जितना आप दे सकते हो। बट देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज यू मस्ट परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, अपीयर इन द टेस्ट, then perform the analysis of test, then again appear in some different test, or whether you are repeating the same mistake again or not, है ना, whether you are able to overcome your mistakes or not, आप चेक करेंगे। और अगर आप अपनी मिस्टेक्स को कम कर पा रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड, है ना। तो आप 10th ऑफ जनवरी के बाद जितने ज़्यादा मॉक, और अगर आपका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका है तो इट इज़ गुड। तो जहाँ आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है, आफ्टर दैट आप टारगेट सेट कर लीजिए कि पर डे 1 और 2 जो भी आपसे बन रहा है ना, क्योंकि सिर्फ टेस्ट नहीं देना, यू हैव टू एनालिस दैट टेस्ट, उसकी एनालिसिस भी बहुत करना, एनालिसिस भी अच्छे से करना है। तो आपका जो भी टारगेट हो कि एक दिन में 1 या पर डे 2, उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ फ्रॉम दैट डे टिल गेट, आप रोज एक मॉक टेस्ट दें, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट डेली। लास्ट में मैम की कॉपी जरूर रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्राई करें कि आपका मतलब जैसे बैठे, मैंने कई बार क्लास में भी बताया ऐसे कि हम लोग यहाँ से बैठे बैठे कई जगह घूम सकते हैं। तो सिमिलरली आप मैम की कॉपी के पेज पलटा सकते, बिना कुछ किए ही आंख बंद करके भी बहुत सारे टॉपिक रिवाइज कर सकते। तो आपने एकदम स्टोरी बना ले, एक दूसरे से कंसेप्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करें, इवन चाहे तो 2-3 लोग मिल करके डिस्कस भी कर सकते, जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और स्टोरी बनाने से ये रहेगा कि कई बार मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3 टॉपिक मर्ज करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप कनेक्ट करते हैं कंसेप्ट को। ऋतिक ने पूछा मैडम, हाउ टू गेट ग्रिप इन द नॉन कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट। Non-computational subject, I think you are feeling problem in aptitude and maths. Ritik, what subjects creating problem to you? It is apti or maths. Non-computational means what? Theoretical subjects are I think theoretical सब्जेक्ट बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो non-computational it says theoretical। okay, चलिए, तो ऋतिक का जब तक आंसर आता है तब तक राम को डाउट है राम को डाउट है कि जिल की टेस्ट में वो इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो, जब गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो दे आर कंफर्टेबल विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं। बट यहाँ जो टेस्ट हो रहा है उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली जिल के टेस्ट का लेवल हम लोग इंटेंशनली थोड़ा सा गेट से टफ रखते हैं, सो दैट कभी भी टफ पेपर आया, ईजी पेपर आया तो डेफिनेटली अगर आपने टफ की प्रैक्टिस की है तो ईजी तो यू कैन अटेम्प्ट, बट अगर ईजी की प्रैक्टिस करते रहे और कभी टफ पेपर आया तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसलिए हम थोड़ा सा टेस्ट का लेवल जिल का एज कम्पेयर टू गेट स्लाइटली डिफिकल्ट होता है,
है ना। बाकी ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होता, और नहीं स्कोर कर पा रहे तो मैंने वही कहा कि एनालिसिस करो कि स्कोर कम कहाँ हो रहा है, व्हाट आर द टॉपिक्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू यू। तो एनालिसिस में डेफिनेटली यू आर एबल टू फाइंड कि क्या चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आप उसको फिर कोशिश करेंगे रिमूव करने की। वैसे टफ इजी का कोई वो नहीं होता है, डिपेंड करता है आदमी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से टफ है या इजी है, नहीं, किस और तरह किस से हम चीज़ों कॉम्पिटिटिव का। एग्जाम हाँ, अगर आपके competitive exam, 50 आ रहे हैं और रिमेनिंग के हाँ। 56 58 इज ओके, है ना। गेट में भी यही होगा, बट अदर पीपल आर स्कोरिंग वेल हाँ। एंड यू आर स्कोरिंग लेस, दैट इज द इशू। ओके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पेपर इज हार्ड तो सभी का स्कोर कम होगा, और इफ पेपर इज सिंपल एवरीवन विल गेट गुड मार्क्स। चांदनी पूछ रही, थर्ड ईयर स्टूडेंट हाउ टू डील विथ गेट 2021 थर्ड ईयर एग्जाम। नाउ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल है ना फॉर गेट, तो कोशिश करेंगे चांदनी कि ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरी ताकत लगा है दो। ना। क्योंकि अगर आप इफ़ यू गेट गुड स्कोर इन थर्ड ईयर इटसेल्फ तो नो नीड टू अपियर फॉर फाइनल ईयर। तो कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लें, सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर लें, और इफ नहीं हो पा रहा है तो ट्राई टू फोकस ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की इन थर्ड ईयर आई विल कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क, आई विल कंप्लीट DBMS। तो कुछ सब्जेक्ट्स पहले तो कोशिश यही करें, क्योंकि अभी यू आर हैविंग द टाइम ऑफ 2 months, तो ट्राई टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स। और इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स आप लेंगे और उनको इतना अच्छे से करेंगे कि फिर उनमें कोई भी आपकी वो नहीं रह जाए, कि कमियाँ नहीं रह जाए कि मुझे इन DBMS आई एम नॉट एबल टू सॉल्व SQL, और इन DBMS आई एम नॉट एबल टू सॉल्व सम अदर टॉपिक, है ना। तो इफ़ विदिन 2 months यू कैन कंप्लीट ऑल, वेल एंड गुड। और इफ़ इट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल, जो भी सब्जेक्ट आप कर रही हैं उसको कंप्लीट करिए। ओके, और जिल के टेस्ट में इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 50% इट इज़ गुड, इट नॉट बैकग्राउंड। इफ योर स्कोर इज लेस देन 50% देन 50% भी बहुत है। हाँ, आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं, कहाँ पर है। मैं थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो उसमें आपको बताऊंगा मैं अभी, लेकिन काम करने की ज़रूरत है। अगर 50 नंबर से कम आते हैं तो मतलब यस देयर इज़ अ मतलब सीरियस एफर्ट्स यू नीड टू पुट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 नंबर से ऊपर आ रहे हैं वो लोग अपने सीरियस एफर्ट्स नहीं दें, उनको और सीरियस एफर्ट्स देने हैं कि यस हम वी कैन कम इनटू द अंडर 100s। ओके, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पर एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें MSQ क्वेश्चंस में। MSQ में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट है उसके लिए यू मस्ट थॉरो विथ थ्योरी। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और गेट में किस तरह के MSQ आते हैं, वेदर दे आर बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और दे आर बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिकल्स, है ना, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो डू नॉट फोकस मच ऑन थ्योरी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं गेट में, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप पढ़िए, डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व। आप चाहे तो वीकली भी चेक कर सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन में जो हमने अभी तक कितना इम्प्रूव किया। जैसे कुछ पोर्शन, जैसे सर ने बताया ना कि कुछ टॉपिक आपके जो थे वो आपका वीक पॉइंट है या उस टॉपिक में आपको टफ लग रहा है, तो सर ने सही कहा टफ कुछ भी होता नहीं है, उसको हम आसान बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं हम पूरा सारे को एक साथ करने की कोशिश करें, 1 by 1 आप एक सेलेक्ट कर लो एक वीक के लिए, एक नया चीज़। अब अभी तक जो जो चीज़ मुझे आता है उसमें एक नया चीज़ वीकली हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी 60 डे में भी आप आखिरी के मान लो 10 जनवरी के बाद हम नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10 जनवरी तक अभी जो ये 40 डेज है, इस 40 डेज के अराउंड हम जो है सो बहुत सारे चीज़ ऐड कर सकते हैं। मान लो 5 टॉपिक भी नए ऐड कर लिए तो हमारा पहले से बेहतर हो जाएगा। तो ट्राई करो, जिसका नहीं कवर हुआ, क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक है, कई लोगों का कवर हो गया होगा पूरा सब्जेक्ट, पर जिसका नहीं हुआ वो भी ना घबराएं, क्योंकि आखिरी में कई बार क्या होता है कि वही सर ने जो अभी बताया कि ये थॉट आने लगता है कि हमारे तो इतने ही सब्जेक्ट हुए, अब क्या होगा। कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। तो आपको आखिरी तक प्रयास करते रहना है, लड़ते रहना है। और डेफिनेटली कई बच्चे हैं जो आखिरी में मेहनत करके अच्छा रैंक ले आते हैं, जबकि स्टार्टिंग में थोड़ा रैंक कम आता था। तो थोड़ा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। How to revise big subject like CN? How to revise big subject like CN, तो वही divide the subject in smaller modules and revise the smaller modules. Complete CN एक साथ लेके नहीं बैठो, तो आप 3-4 दिन तक CN रिवाइज करो, कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स बना लीजिए और हर
सपोज आप DBMS रिवाइज करें तो फिर DBMS एक CS के छोटे मॉड्यूल का रिवीजन कर लिया, फिर नेक्स्ट डे आप कोई और सब्जेक्ट ले रहे हो, इसके साथ आपने CN के नेक्स्ट मॉड्यूल का रिवीजन कर लिया। तो अगर आपको CN प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको डिवाइड इन स्मॉलर पार्ट्स और रिवाइज द स्मॉलर पार्ट्स। ओके मैडम यश ने पूछा प्रीवियस ईयर कौन से ईयर से स्टार्ट करना है, लगाना अच्छा रहेगा? फ्रॉम 2004, बिफोर 2004 आपको पेपर नहीं करना है। 2003 का पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो एज ए लर्निंग पर्पस आप उसको सीख करना चाहो तो कर सकते हो। 2003 के पहले वाले पेपर इररिलेवेंट है ना, टेक्नोलॉजीज भी चेंज हो गई है तो कंसेप्ट भी चेंज हो गए। तो 2002 ऑनवर्ड्स तो आपको करना ही नहीं है। 2003 इज़ टू डिफ़िकल्ट, इस डिफ़िकल्टी गेट में कभी नहीं है, इतने लेवल की डिफ़िकल्टी। तो आप 2003 लर्निंग पर्पस से करना चाहें तो कर सकते हो। उसको टाइम लगेगी कि विदिन 3 आवर्स आई हैव टू कंप्लीट, वो लेके नहीं करेंगे। 2004 to 2020 आप सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे। सिलेबस भी मोर और लेस सेम है फ्रॉम 2004 to 2020, लिटिल बिट चेंज हुआ है। तो 4 से 20 तक के क्वेश्चंस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यू कंप्लीटेड योर सिलेबस और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं, तो ट्राई टू सॉल्व देम ईयर वाइज 2004 2005 लाइक दैट, है ना। और अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया है तो इट्स ओके, फिर आप सब्जेक्ट वाइज करिए। और अगर अभी तक नहीं किए तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वाइज ट्राई टू सॉल्व ईयर वाइज, सो दैट कि आप विदिन 3 आवर्स यू आर एबल टू अटेम्प्ट और नॉट, है ना। सब्जेक्ट मिक्स हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैडम 2003 का पेपर कितना टफ था और कितने नंबर पे IIT मिल गया था? 2003 का पेपर मतलब जितने भी गेट के पेपर हैं अभी तक उनमें सबसे डिफिकल्ट 2003 का था। एट दैट टाइम 150 मार्क्स के पेपर होते थे और ऐसे ऑफिशियली कोई मार्क्स भी अनाउंस नहीं होते थे, कोई आंसर की भी नहीं आती थी। बट अकॉर्डिंग टू मी जो स्टूडेंट्स ने 30 मार्क्स भी लेके आए थे उनको IIT 150 आउट ऑफ 150 जस्ट 30 मार्क्स। इतना टफ पेपर नहीं आता है, वो तो एक पता नहीं एक्सेप्शनल था। तो डोंट गो ऑन दैट, उस पेपर को छोड़ दीजिएगा। उसके आगे की जो भी पेपर है 3 ऑनवर्ड्स 4 ऑनवर्ड्स आपको अटेम्प्ट करना है। 2003 वाज क्वाइट डिफिकल्ट। 2006 लेंदी था और अच्छा है क्वेश्चन है, 2006 का पेपर अच्छा है। CS 2008 जो है गेट 2008 काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इतने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उसके पहले भी कभी नहीं आए, उसके बाद भी कभी नहीं आए। तो इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम CS 2008 तो उस क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं हो कि आप CSO की बुक्स पढ़ जा रहे। देयर आर लॉट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम CSO इन दैट ईयर। तो वो एक्सेप्शनल था कि उस बार आ गए ना, हमेशा ऐसे नहीं आते हैं। तो 1-2 पेपर क्वेश्चंस को देख के आप नर्वस नहीं हो कि गेट में तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमने पढ़ा नहीं ना। एक्सेप्शनल केस है, कभी आ गया। TOC भी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थ्योरेटिक TOC में तो नो प्रॉब्लम ना, न्यूमेरिकल सॉर्ट की हो, इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरेटिकल इज ओनली नेटवर्क एंड आई थिंक DBMS ना। DBMS भी कंसेप्चुअल है। थ्योरेटिकल इज जहाँ आपको बहुत सारी थ्योरी लर्न करनी है, इट इज़ ओनली नेटवर्क। और उसी को यही है कि आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रोज़ रिवाइज करो। क्योंकि जब तक कि आपको न्यूमेरिकल्स है ना, नेटवर्क में ऑल दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है लेकिन एग्जाम में इट इज़ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। जब तक लेकिन आपको कंसेप्ट याद नहीं है आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके राम पूछ रहे हैं कि मैम मेरा कोर्स हो गया है तो मैं बस ज़ील टेस्ट सीरीज़ और गेट प्रीवियस ईयर कर लूँ तो सफिशिएंट है? तो यस राम, इट इज़ मोर देन इनफ, है ना। टेस्ट इतना सफिशिएंट है, बट बस वही है कि टेस्ट को एनालिसिस करो और ट्राई टू फाइंड आउट योर प्रॉब्लम्स। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो उसको फाइंड आउट करो, तो इट इज़ मोर देन इनफ। और आप चाहें तो ये अपने यहाँ जो आपने प्रैक्टिस मटेरियल प्रैक्टिस किए होंगे उसमें कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं बना होगा। तो अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि चूंकि आप कह रहे हैं कि आपका फिनिश हो चुका है सिलेबस, तो आप उसको उस पर वर्क कर सकते हैं कि अब मेरे से बन रहा है कि नहीं वो सारे क्वेश्चंस। तो ये है कि प्रैक्टिस मटेरियल का भी रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट का भी आप एनालाइज, जैसा कि मैम ने कहा कि वो तो करना ही है, बहुत अच्छे से करना है। और आप ट्राई करें कि आपके वीक पॉइंट कहाँ कहाँ है, उसको कैसे स्ट्रांग करें। निकुंज पूछ रहे हैं ड्यू टू मल्टी सेलेक्ट आंसर्स एक्यूरेसी डिक्रीजेस, व्हाट शुड वन डू? मल्टी सिलेक्ट के लिए एक तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, मतलब आपके जो कॉपी के कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। मल्टी सिलेक्ट्स में सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हेन इट इज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और यू आर नॉट, आप यू आर डाउट है कि वेदर स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, वेदर आई शुड सिलेक्ट दिस स्टेटमेंट और नॉट, है ना। और अभी तक गेट में मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, इट इज़ द फर्स्ट चांस कि आएंगे। तो मल्टी सिलेक्ट में वेदर इट इज़ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स
और वेदर इट इज़ न्यूमेरिकल्स है ना, ये भी क्लियर नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गेट में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर वेरी रेयर इन गेट। तो आई डोंट थिंक कि मल्टीपल सिलेक्ट्स में वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देंगे ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, इट इज़ द थ्योरी विच क्रिएट्स प्रॉब्लम टू यू। और थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी ऐसे ही होंगे जो डायरेक्ट बुक का स्टेटमेंट नहीं होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन सम कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए। तो डोंट वरी अबाउट थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स इन एमएसक्यू, है ना। एमएसक्यू में आपको ये लग रहा है कि थ्योरी है, तो हम कैसे पता करेंगे कि विचार करेक्ट एंड विचार इनकरेक्ट। तो कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमएसक्यू के लिए हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि कुछ नया एक्चुअली है नहीं, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, उसमें स्टेटमेंट भी आते हैं और कई बार जो है वो कई बार न्यूमेरिकल में भी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, तो उसमें फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड ओनली, इस टाइप के सिचुएशन आते हैं। तो बस आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट के लिए या आप कह सकते हैं हर ऑप्शन के लिए आपको चेक करना है। अगर पूछा है कि ट्रू कौन कौन है तो आप ट्राई करो कि उसे फॉल्स करने का, कॉन्ट्राडिक्शन से, तो आप ना बहुत जल्दी पहुंच जाओगे आंसर तक। तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ नया नहीं है। और सबसे इसमें पॉजिटिव बात यह कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो। अच्छा, यशस्वी का डाउट है कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी टॉपिक्स नए हैं, वी हैड नॉट स्टडीड इन क्लास। तो ऐसा नहीं है, वट एवर इन आवर सिलेबस वी ऑल ना ऑल टॉपिक वी हैव कवर्ड इन द क्लास। सिलेबस चेंजेस इन 1 or 2 years, है ना। जैसे इस बार वाईफाई इज नॉट इन योर सिलेबस, IPv6 नॉट इन सिलेबस, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो यू फाइंड सम क्वेश्चंस ऑन वाईफाई, यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस ऑन IPv6, है ना। तो सिलेबस बिकॉज चेंज होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नेटवर्क में यू विल फाइंड सम क्वेश्चन ऑन टोकन रिंग, तो टोकन रिंग वाज इन सिलेबस टू 2015-16 से इट वाज नॉट इन सिलेबस। तो जो आपको क्वेश्चंस टॉपिक्स मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्लास में डिस्कस नहीं हुआ और गेट में आया है, तो क्लास में डिस्कस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज इन गेट। आप 2015 तक के पेपर्स देखेंगे तो एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आज के सम कोड इज गिवन एंड साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप कहेंगे तो हमने साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी नहीं, इन एवरी क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो इट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच इज़ नॉट इन सिलेबस नाउ। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है जो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ और गेट में है, तो बिफोर यू स्टडी दैट क्वेश्चन, है ना, थ्योरी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, मेक एंश्योर कि दैट इज इन आवर सिलेबस और नॉट। वो चीज़ हमारे सिलेबस में है भी नहीं। पूछ सकते हैं आप फोरम के ऊपर पूछ लें, या हमको मैसेज करके पूछ लें कि ये क्वेश्चन हम करें कि नहीं करें, इसको आगे देखें कि नहीं देखें। बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्लीज़ आप हमने जो क्लास में पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाएं। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि हम लोग जो पढ़ाते हैं, झील पर जो पढ़ाया जाता है, जो थ्योरी कवर होती है, पिछले 10, 12, 15 साल की बात करें तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन 97 आउट ऑफ 100 कभी भी इससे 3 नंबर 2-3 नंबर तो कोई भी एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। अगर इलाबोरेट करें तो 95 नंबर से कभी भी झील के सिलेबस जो झील में पढ़ाया जाता है 95 नंबर का उसी से आया है। केवल 5 नंबर अगर बात करें तो वो बाहर से आया है, बाहर से कहीं दैट इज आल्सो नॉट इन एवरी पेपर। हाँ, एवरी पेपर नहीं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो एक या दो नंबर का जो बाहर से पूछा गया है वो एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर या किसी उसके एग्जामिनर वो लगता है कि ये चीज़ पूछी जानी चाहिए, वो इसलिए पूछ लेता है। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन अपन जो पढ़ाते हैं उससे बाहर नहीं आता है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 100% श्योर। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको इस तरह की शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी। मैथ्स में भी आपको न्यूमेरिकल मेथड पहले 2014 या 14 से पहले ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो अब हमारे सिलेबस में नहीं। तो आपको ऐसा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहा है, आप प्लीज मैसेज कर दीजिए। हाँ, पूछिए ग्रुप पे कि या इट इज इन सिलेबस इन और नॉट। इफ नॉट इन सिलेबस यू कैन स्किप इट। वो पीछे छूट गया था क्या? हाँ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये राउंड 2 में कैसे कितने मार्क्स के रेंज होने चाहिए ऑन एन एवरेज? नहीं, कोई रेंज नहीं है। हाँ। आपको टारगेट करना है कि आप 100% मार्क्स लेके आए, है ना। तो ऐसा कोई रेंज सेट नहीं करना है, अपने से कंपटीशन रखो। लास्ट टाइम आपने कितना स्कोर किया था उससे आपको अच्छा स्कोर करना है ना। तो ऐसी कोई रेंज सेट नहीं करना है। अगर हम ऐसा माइंड में लेके चलते हैं, जैसे कि इन दिस ईयर 2020 में 70 मार्क्स या 65 मार्क्स पे IITs मिल गए, तो हमने माइंड में सेट करके रख लिया है कि 65 मार्क्स लेके आना है।
और इफ़ पेपर इज़ टू सिंपल तो इट में पॉसिबल कि 65 मार्क्स पे ही आपको IIT नहीं मिले। तो कभी टारगेट ये नहीं लेके करो कि मुझे कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस में इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2013 का पेपर आप लोगों ने अगर देखा हो तो डिफ़िकल्ट है ना, डिफ़िकल्टी लेवल उसका काफ़ी हाई है। लेकिन 2012 का पेपर की बात करोगे, उस समय पे एक ही पेपर आता था, क्योंकि ऑनलाइन 2014 से हुआ है तो 12-13 में एक ही पेपर होता था, ऑफलाइन देना रहता था सबको। 2012 का पेपर बहुत ही इजी था, 2013 का पेपर काफ़ी टफ था। अब जिन लोगों ने 2012 भी दिया था और 2013 भी दिया था, 12 में सक्सेस नहीं हो पाए थे और 13 में वापस दिया, बहुत सारे अपने आगे बच्चों का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि उन लोगों ने देखा कि यार 13 में पेपर में मुझसे यार 60 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, और उन लोगों ने 60 नंबर के बाद में गोले भरना शुरू कर दिए। मतलब वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बोले यार मैं 60 नंबर भी नहीं आ रहे, पिछले साल तो 70, 75, 80 नंबर, 70, 75 नंबर पे IITs में हुआ था और मेरे इस साल केवल 50 नंबर आ रहे हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा वो लोग क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए और उन लोगों ने भरना शुरू कर दिया, जबकि उस साल 50, 52, 53 नंबर पे IITs मिला। अगर वो अपना बैलेंस बना के देखिए, सिंपल सी चीज़ है, बच्चे कई सामने आते हैं ना, तो मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल क्रिकेट का देता हूँ। तो यू कैन नॉट प्ले द सेम शॉट एट एवरी बॉल, हर बॉल पे सेम शॉट नहीं खेला जा सकता है। हुक बॉल होगी तो अलग, ओवर पिच अलग होगी, तो शॉर्ट पिच होगी, तो आपको जो कुछ भी बॉल है, बॉल को देख के आपको शॉट लगाना पड़ेगा। पेपर अगर टफ है तो आप ये समझ लीजिए सबके लिए टफ है, पेपर अगर सरल है तो सबके लिए सरल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको धीरे से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने के बाद में आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि पेपर इज इन विच रेंज, एवरेज, टफ और इजी। आपको उसी हिसाब से मार्क्स के कैलकुलेशन, और मार्क्स के कैलकुलेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बस अपना 100% प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। मुड़ के मत देखो कि क्या क्या हुआ, क्या क्वेश्चन बने, बस ये है जो क्वेश्चन बन रहा है उसको किया और आगे बढ़े, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दिया। मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा आपको। नीचे है ना सर, मैं टेस्ट में टेस्ट डेट के टाइम है ना, शिवनाथ को प्रॉब्लम है कि वो टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो ओनली रीज़न इज़ कि प्रेशर है ना, यू प्रेशराइज योर सेल्फ, खुद पे प्रेशर कि मुझे अच्छा लेके आना है, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो टेस्ट में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, यू नो और यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन टेस्ट, तो इट्स ओनली रीज़न इज़ कि आपने अननेसरली अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लिया कि मुझे अच्छे नंबर लाना है, या है ना जो भी इस तरह की। तो ये सब चीज़ें आप सर है ना टेस्ट, हाँ हाँ टेस्ट के लिए एक्चुअली देखिए कई बार क्या होता है, टेस्ट देने वक्त ना हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा छोटा प्रैक्टिकल किया, कई बच्चों ने बताया भी है रिजल्ट। आप 5-10 मिनट पहले पढ़ना, मतलब बिल्कुल ही उस टाइम कुछ भी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कोई जितने भी टेंशन हो वो सबको साइड कर दे, ये सोचे कि अभी तक हमने जितना सीखा है उसमें हमको बेस्ट देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप OS का टेस्ट दे रहे हो, आपका अभी प्रोसेस मैनेजमेंट और आपका मेमोरी मैनेजमेंट 2 टॉपिक हो गया, लेकिन अभी डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह नहीं हुआ है। तो मेरा ये था कि आप ना इस बार बार टेंशन होता है कि अभी तो मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ, टेस्ट का टाइम आ गया, अब ये 2 ही दिन रहेगा टेस्ट, कई बार इस तरह के भी प्रेशर होते हैं, या ये वाले में तो प्रैक्टिस मैंने भी ज़्यादा किया नहीं। तो बेटर है कि आप अभी तक जो प्रिपरेशन हुआ है और आपको अभी टेस्ट देना है, तो आपने जितना अभी तक सीखा है उसमें आपको बेस्ट देना है। ये ट्राई करना है कि उस वाले टॉपिक के जो हमने प्रैक्टिस किए उसके क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, और ये आप ट्राई करेंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर के। 5-10 मिनट आप चाहें तो थोड़ा देर आप सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, और बिल्कुल रिलैक्स, जैसे सर एक बार पिछले साल भी हम लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे कि जोर से सांस को छोड़ना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। तो क्या होगा कि जब आप रिलैक्स होकर के टेस्ट देंगे, और थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूंगा, वैसे मैं ये लास्ट में ऐड करता कि हमको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे, आप जैसे कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं ना, तो आपको खुशी होना चाहिए। आज नया टॉपिक पढ़ा आपने, कुछ जो क्वेश्चन अभी कल तक नहीं बनते थे आज आपने सीख लिया, तो उसमें आपको अंदर से खुशी होना चाहिए। तो आप जब खुश रहेंगे ना, मन आपका शांत रहेगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस के बारे में सही सोचेंगे, सही क्लिक होगा। नहीं तो कई बार हम ना बहुत घबरा जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसका। यश अग्रवाल ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पेपर IIT बॉम्बे कैन सेट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस ईयर पेपर एक्सपीरियंस।
क्या हुआ कि वो जो इस बार आईआईटी बॉम्बे में जो पेपर सेट करने वाले हैं ना, वो आईआईटी खड़गपुर में थे पहले, और वो आज शिफ्ट होके आईआईटी बॉम्बे में चले गए और वही पेपर सेट कर रहे हैं। तो हाउ वन कैन नो कि मतलब वो आईआईटी बॉम्बे में जो प्रोफेसर है वो पहले खड़गपुर में थे कि बॉम्बे में थे कि, और बॉम्बे में Same कंटिन्यू person करके set सेम कर रहे हैं। पर्सन सेट कर रहे हैं। Person प्लीज is प्लीज changed. प्लीज गो आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ फुलिशनेस। आई थिंक आई से फुलिशनेस कि मतलब ये चीज़ें तो दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप एग्जाम्पल दे के देख लो कि जो आपने चेन्नई के पेपर हैं जो भी हो, 2010 में आया, 2017 में आया, 2005 में आया, क्या तीनों सेम आए थे क्या? नो सिमिलरिटी। नहीं, सिमिलरिटी नहीं है। आप बिल्कुल भी किसी भी तरह के इस तरह के प्री अजम्पशन, पेपर सरल आता है कठिन आता है, नो, आईआईटी बॉम्बे दे रहा है कि ये दे रहा है, नो, इस तरह के पूरे भी कि मेरे को इतने नंबर लाना है, मेरे को 50 नंबर लाना है कि 160 नंबर लाना है कि 80 नंबर लाना है, आप बिल्कुल, मैं फिर वही कहूँगा कि जैसी बॉल आएगी वैसा आपको शॉट लगाना है। शॉट उसी हिसाब से, जैसा फील्ड प्लेसमेंट है और जैसी बॉल आ रही है उस हिसाब से शॉट लगाना है आपको। ये बिल्कुल नहीं प्री अजम्पशन के साथ जाना है कि बॉम्बे है कि रुड़की है कि गुवाहाटी है कि ये टीचर है कि सरल है कि नया सिलेबस है कि ये है वो है, कुछ भी नहीं। आपको सामने देखना है, जो क्वेश्चन आया है वो मुझे बनता है तो करना है, नहीं बनता है तो आगे बढ़ना है। सिंपल सी एक फिलॉसफी के साथ काम करना है। कोई प्री अजम्पशन, कोई रिजर्वेशन आपके साथ में नहीं होना चाहिए, तभी आप टेंशन फ्री होके आप पेपर दे सकेंगे। एक्चुअली इसमें ना कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। कोई भी आईआईटी एक पर्टिकुलर पेपर जैसे वो कंडक्ट कराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेपर बनाता है। उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन आना है। और सबसे पहले बात तो सर ने सही कहा कि ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पे हमको सोचना ही नहीं चाहिए। हमारा मेन काम है कि हमको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बना, फिर प्रैक्टिस सीखना है, फिर ट्राई करना है कि हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे करके आपका इंप्रूवमेंट होगा। और आप रैंक के बारे में, मार्क्स के बारे में पहले से कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ को आप बिल्कुल साइड कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ लोड लेके चलेंगे ना तो आधा तो आपके टेंशन उसी में रहेगा, तो आप फिर क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो बेटर है बिल्कुल रिलैक्स हो करके और आप टेस्ट दें। काफ़ी बार मैम की कॉपी रिवाइज करने के बाद भी टेस्ट में स्कोर नहीं हो पा रहा है, व्हाट शुड आई डू? एक्चुअली आप एनालिसिस पे वर्क कर सकते हैं कि आप एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, आप चेक करें कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। इसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, या कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कि आप कई बार होता है मैथ सेफ्टी को पूरा वेटेज नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो आपके मार्क्स और बढ़ा सकते हैं, रैंक बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप एनालिसिस सही से करें, जैसा कि मैम ने अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे। तो अगर वो एनालिसिस अच्छे से करेंगे और उस पर वर्क करेंगे कि नेक्स्ट टेस्ट में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होंगे। और कंसेप्ट को भी इंप्रूव करें जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। शिवम ने पूछा है 2016 2006 2006 वाज आल्सो डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट पेपर था। 2006 का पेपर भी डिफिकल्ट था, बट नॉट एज दैट ऑफ 2003, 2006, 2013। 30 ये डिफिकल्ट पेपर की श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर्स। ख्याति मेहता ने पूछा है, हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी इन टेस्ट। मैं थोड़ा सा मैं बोलता हूँ मैडम। देखिए, पेपर को सॉल्व करने के बहुत ही सिंपल तरीका होता है। पेपर को कैसे, हाउ टू सॉल्व द पेपर, मैंने थोड़ा सा भी बोला था अभी। और क्वेश्चन नंबर 1 आया, नहीं बना, 2 आया, नहीं बना, 3 आया, नहीं बना, 4 आया, नहीं बना। कब तक नहीं बनेगा बाबा? 6वां बनेगा, 7वां बनेगा। नहीं बना का क्या मतलब? पहला क्वेश्चन देखा आपने, नहीं बना। देखिए, एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने बेटे को गाड़ी चलाना, हाईवे पे गाड़ी 2 लेन के ऊपर गाड़ी चलाना सिखा रहा था। साइड में मैं बैठा था और वो बेटा, मेरा 19 साल का बेटा बैठा हुआ था। बोले, पापा क्या करूं, गाड़ी निकालूं या नहीं निकालूं, सामने से गाड़ी आ रही। मैंने कहा, इतना पूछेगा तो इतने में उड़ जाएंगे अपन। नहीं, आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन पढ़ा आपने और लगता है कि इसमें कोई डाउट है, तो उसको छोड़ो, हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। अगर उसको पकड़ा हमने तो हमारा टाइम वेस्ट होना है। ये बात सही है कि हम उस क्वेश्चन को जब सेकेंड इटरेशन में करने जाएंगे तब हमारा टाइम बच जाएगा। वी विल हैव, हमारे पास उसके
हमारी कोई एक अंदर माइंड में एक प्रिपरेशन चल रही होगी, हमने जब पढ़ा होगा उसको प्रिपरेशन हुई होगी, तो वो प्रिपरेशन हमको सेकेंड बार जब पढ़ेंगे तब हेल्प करेगी। लेकिन पहली बार की बात करूँ मैं, पहली बार आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त एक जरा सा भी डाउट आया कि ये लेंदी है, ये नहीं बनेगा, इसमें कोई मेरे को जरा सा डाउट है, ये सब कुछ भी इस तरह का कोई भी संशय आपके दिमाग में आए, आप इमीडिएटली लीव दैट क्वेश्चंस, स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल और केवल आपको मार्क्स इंक्रीज करने की यही बिल्कुल आपका टाइम, देखिए सिंपल सी बात है, अगर बात करें हम 65 नंबर का पेपर है, कितने क्वेश्चन आपको अगर आपको आ जाएं, या कितने क्वेश्चन अगर यू थोड़ा सा एक अजम्पशन करें तो 55 क्वेश्चन बहुत होते हैं, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। किसी भी अगर सरल पेपर है तो भी 55 क्वेश्चन पे आईआईटी पहुंचेंगे, और अगर कठिन पेपर है तो 40 क्वेश्चन पे भी आप आईआईटी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो 55 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, मतलब ये है कि अगर इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट 10 क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट, आप अगर उसका टाइम आप बचा पाए तो आप समझ लीजिए पेपर में हमने 15 से 16% टाइम सेव कर लिया है। 10 क्वेश्चन का इतना टाइम होता है, और इतना टाइम आपने इंक्रीज कर लिया, मतलब 55 क्वेश्चन में 3 घंटे हो गए आपके। 10 मिनट मान लेता हूँ कि मैं उस 10 क्वेश्चन को पढ़ने का, तो 170 मिनट में आपको 55 क्वेश्चन करने हैं। और डिफिकल्ट पेपर हुआ तो वो 55 की बजाय आपको जो छोड़ने के पेपर रहेंगे, मतलब आपके पास कला अगर आपको ये आ गई कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आप विनर 100% आप विन करने जा रहे हैं। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिर आ जाऊँ मैं क्रिकेट में। क्रिकेट में ये बोला जाता है विच बॉल वी हैव टू लीव, हम जो बाहर जाती गेंदों को नहीं छेड़ेंगे, जिसने छेड़ा उसने स्लिप पे कैच दिया। आपको भी यही करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, आपको उस चीज़ को अगर आप फाइंड आउट करने के लिए अगर आप कैपेबल हो गए हैं, मतलब आपको सक्सेस 100% मिलनी ही है किसी भी हालत में। और एज फार एज ख्याति इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्लासरूम एक्सपीरियंस है ख्याति के साथ, ख्याति आप क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ती हो, आपको आंसर करने की जल्दी रहती है। जो मेरा क्लास का एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो कि मैं करेक्ट हूँ या नहीं, बाकी मुझे क्लास का एक्सपीरियंस है तुम्हारे साथ कि तुम जल्दी है ना, कि मैं जल्दी से सॉल्व कर लूँ ना, तुम्हारा अप्रोच रहता है कि मैं जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, इसलिए तुम उसको पूरा नहीं पढ़ती हो। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको केयरफुली पढ़ो उसको, और फिर आंसर करो। वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, तो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, तो बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। कई लोग ना ये भी गलतियां करते हैं, मतलब क्वेश्चन तो केयरफुली, बिल्कुल सही कहा मैंने, पढ़ना ही चाहिए, और आंसर जब कैलकुलेशन करते आखिरी में पूरा सारे स्टेप सही होते हैं, आखिरी में जो है ना वो आंसर जब टिक करने होते हैं तो उस टाइम टिक करने में भी मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक एकदम लास्ट स्टेप में गलती करते हैं, बहुत जल्दी में होते। तो कई जिसको ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी था प्रॉब्लम, जो 13 में मैंने गलती की थी, तो 14 में मैं ना ये जिसको ये प्रॉब्लम है, तो मैंने हर क्वेश्चन को जब कैलकुलेशन में 2 बार चेक करता था। मतलब आपको एक कॉपी मिलेगा वहाँ पे भी, वो जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें आप हर क्वेश्चन को आप यहाँ पे भी ये ट्राई कर सकते हो। आप जब भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो अपना एक कॉपी रखो, उसमें क्वेश्चन नंबर और उसके सॉल्यूशन लिखो। अब क्या होता है कि कई बार उस आधे के बाद पता चले इसमें बहुत टाइम लग रहा है, जैसा कि सर ने कहा उसे छोड़ना है, तो उसको रोक दिए। जब सेकंड इटरेशन में आप मेरे पास टाइम बच रहा है, तो आधे तक आपके लिखे हुए हैं, तो उसके आगे आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। और दूसरा कि रीचेक करने में भी आपको ये होगा कि कुछ क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लग रहा है तो एक बार रीचेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को अगर जिसका ये प्रॉब्लम है तो वो रीचेक जरूर करें। जरूरी नहीं तब तक एक क्वेश्चन छूट भी चलेगा, कम से कम जो करें वो सही करें, पहले तो हमको इस पे फोकस करना है। रिदम पूछ रहे हैं राउंड 2 और मॉक में 100 नंबर का पेपर होता है, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए? तो पेपर को जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसको आप अटेम्प्ट वाइज करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपसे डायरेक्टली बनते हैं, ऐसा मैं नहीं करी कि रीड कंप्लीट क्वेश्चन, फिर ना पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो रीड फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि यू कैन सॉल्व इजीली, जो मैंने अभी बात की थी, तो उसको सॉल्व किया, टिक किया। सेकंड क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट या इट विल टाइम कंज्यूमिंग, नॉट डिफिकल्ट, यू कैन सॉल्व ना, जैसे रिकर्शन के क्वेश्चन होते हैं आप सॉल्व कर लेते हैं लेकिन टाइम लगता है, तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट उसको छोड़ दीजिए, आप करिए नहीं, और इस तरह से आप एंड तक पहुँच जाएंगे। तो एंड तक पहुँच जाएंगे तो वो सारे सिंपल क्वेश्चन जो सारे दूसरे स्टूडेंट्स कर लेते हैं वो तो आपके हो ही जाएंगे। अब इन सेकंड अटेम्प्ट वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो आपने छोड़ रखे कि यार दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ, आई एम एबल टू सॉल्व देम बट दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और फिर थर्ड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन जिनको आपको सोचना पड़ेगा उनको ट्राई करिए। तो अगर इस तरह से स्कैन वाइज आपकी अप्रोच रहती है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और
फिर वही है कि सभी के लिए सेम अप्रोच अप्लीकेबल नहीं होती, ट्राई टू डेवलप योर ओन अप्रोच, है ना। बाकी ये सबसे पहले तो यही ट्राई करेंगे कि स्कैन वाइज अगर हम अप्रोच करते हैं तो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और यही तरीका मेरे ख्याल से सबसे सही होना चाहिए। कि जो नहीं तो होता है कि कुछ स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत पढ़ते हैं और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम डिवोट कर देते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है वो नहीं कर पा रहे हम, और हमारे स्कोर कम है और दूसरे का स्कोर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे स्कोर इज़ मोर इंपॉर्टेंट। आपको कितना आता है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज स्कोर। तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है वो कभी आपका स्किप नहीं होना चाहिए। आफ्टर सिंपल क्वेश्चन ट्राई डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन और ट्राई डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप उसको स्केन वाइज करेंगे, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आपसे बनेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस की इतनी है ना, तो बनेगा, लेकिन वो आपके पीछे वाले सिंपल क्वेश्चंस का टाइम ले जाएगा, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कभी भी पेपर देते वक्त जहाँ पर आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, जैसे 2 घंटे में देना है, 3 घंटे में देना है, वॉट एवर इट में भी, कहीं पर भी किसी के साथ भी ठाकुर मत बनना। ठाकुर मत बनना मतलब सिंपल है, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, किसी से लड़ाई मत लड़ना। भले ही वो जीवन है, अपने पास राजवाड़ा पहुंचना है, यहाँ से इंदौर में राजवाड़ा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, 5 मिनट 7 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट है, तो किसी से भिड़ना मत, बिल्कुल साइड से गाड़ी निकाल लेना। ऐसे ही क्वेश्चन अगर दिखता है आपको सामने कि ये डिफ़िकल्ट है, आप साइड से गाड़ी निकाल लो, उसको छोड़ दो आगे, अपन कोई बात नहीं। किसी से लड़ाई, ठाकुर नहीं बनना है हमको। ठाकुर का मतलब अड़बाजी हमको नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन के साथ में, जीवन में भी नहीं करना चाहिए। यहाँ भी बोलूँगा मैं कि किसी क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है हमको, आता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है, साइड में गाड़ी निकाली और आगे बढ़ गए, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। आप छोड़ दें क्वेश्चन, कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन को आपको आता ही नहीं है, जिसमें कन्फ्यूज़न है, वो कहाँ से नंबर दे के जाएगा आपको। सही बात है, बिल्कुल सही कहा मैम और सर ने कि एक तो ये वाला अप्रोच सच में बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने भी इसका प्रैक्टिकल किया था जो इटरेशन वाला में। इसका फ़ायदा एक और होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आपके लिए सिंपल था और आप बना सकते थे, पर मन जब एग्जाम के बाद निकलते फिर सोचते हैं ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, तो इस तरह के कई बार प्रॉब्लम आती है। तो ये जरूर आप ट्राई करें कि इटरेटिव वाला मेथड सबसे बेस्ट है कि पहले। और दूसरा चीज सर ने बहुत अच्छा बताया था, आपके टाइम कैसे बचेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि लेस देन 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें 1.5 मिनट लग जाए। बाकी मतलब ये सोचो कि 2 मार्क्स वाले में आपको 4 मिनट 5 मिनट तक मिलेंगे। तो इसलिए इटरेशन वाला टाइम आप मतलब इटरेटिव मेथड में ना आपको टाइम बचता है, मतलब 2 बार भी देख लेते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इसको हम बाद में कर सकते हैं, जो आपने कॉपी में नोट करके रखा है, तो वो आप लास्ट में कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए सर शुड आई कंप्लीट, हाउ शुड आई कंप्लीट, आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, क्या करें सर? अभी भी मैथ्स, अभी आप स्टार्ट करेंगे तो भी मैथ्स हो सकता है। मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी को अगर छोड़ दें, प्रोबेबिलिटी में भी लास्ट टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाकी चीज़ हम लोग 11th-12th में भी पढ़े हैं, ठीक है, हम भूल गए हैं। लेकिन अगर आप उसको एक बार फिर से अभी भी रिवाइज करना शुरू करेंगे, मतलब आप अगर वीडियो देखना शुरू करते हैं और वीडियो में जितना जो क्लास में डिस्कस हुआ है, अगर उतना क्वेश्चन भी आप साथ साथ करते चले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। और साथ में आप टेस्ट जरूर दे देना, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे देना, फुल टेस्ट भी दे देना, अभी भी आपके पास टाइम है। और राउंड में जितने भी राउंड है, राउंड 1, राउंड 2 और मॉक के सारे क्वेश्चंस को जरूर करना आप, चाहे टेस्ट में बने या टेस्ट के बाद बने, लेकिन करना जरूर। अच्छा हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा मैथ्स। मैडम ये राम रोडवाल है ना, मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो मैम बहुत सिली मिस्टेक होते हैं। एनालिसिस से ये समझ आ जाता है कि मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, पर बट ज़्यादा सिली मिस्टेक के कारण मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स लूज़ करता हूँ, और हर बार कोई ना कोई नई मिस्टेक हो जाती है। सिली मिस्टेक तो नई होगी यार बेटा, आप लिख के रखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि 10 सिली मिस्टेक्स मतलब जो हमारी बिहेवियरल मिस्टेक्स है। तो बिहेवियर थ्योरेटिकल मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक रोज़ नहीं हो सकती है, लेकिन सिली मिस्टेक तो वही होगी, 2 और 2 5 होंगे, या
2 into 3 6 की जगह 8 कर दिया, इस तरह की, या जो कुछ भी थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स है कि ए को बी लगाया, आप केवल एक आप लिस्टिंग करोगे तो आपको 10-15 से ज़्यादा सिली मिस्टेक्स नहीं मिलने वाली, 100% मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको। और एक एक मिस्टेक पे काम करो कि ये, और रिमेम्बरेंस ऑफ दैट्स मिस्टेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए कि वो मिस्टेक आपको दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि यार मैं ये मिस्टेक बार बार कमिट करता हूँ। कई बार आपने, फिर मैं क्रिकेट पे आऊँगा, क्रिकेट में आप पुरानी रिकॉर्डिंग देख के क्या देखता है कि यार ये मैंने ये वाली मिस्टेक की थी, अब मेरे को नहीं करनी, ये वाली मिस्टेक की थी मैंने, इस बार फिर ऐसा शॉट खेला, यही शॉट खेला और फिर आउट हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, याद रखते हैं, और अगली बार जब वो क्रिकेट में जब पिच के ऊपर आते हैं तो ध्यान रखते हैं कि ये वाली मिस्टेक जो मैंने पिछली बार 3 बार दोहराई है, चौथी बार नहीं हो, नहीं तो मैं फिर आउट हो जाऊंगा। आपको भी सिंपल यही सिली मिस्टेक के लिए तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि प्रिपेयर योर नोटबुक फॉर योर मिस्टेक्स, यू विल नॉट फाइंड मोर देन 10-15 मिस्टेक्स। आप उन 10-15 मिस्टेक पे ही काम, क्योंकि सब आदमी की अलग अलग मिस्टेक होती है, और टोटल मैं बोल रहा हूँ कि 15-20 मिस्टेक, 20 मिस्टेक हद हो गई तो सबकी मिला के आ जाएगी, उन्हीं को आपको रिमूव करना है। एक एक ये ध्यान रखिए कि हर हफ्ते हमारे पास में अगर 10 मिस्टेक है तो अगले 10 हफ्ते में 10 मिस्टेक को मैं रिमूव करने वाला हूँ। ऐसे करके आप देखेंगे तो एक एक मिस्टेक आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो एक बहुत अलग चीज़ है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक के लिए आपको नोट्स पे जाना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आप उसको भी नोट कीजिए। आप जब एनालिसिस करते हैं, पेपर का एनालिसिस करें, तो आप ये नोट करते जाएं कि ये सिली मिस्टेक्स थी, ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सिली मिस्टेक के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, दोनों चीज़ें। मैडम कुछ बोलेंगे आप? मैं सिली मिस्टेक में बस यही कहूँगा कि जैसे आपने कहा ना कि नई सिली मिस्टेक हो रही है, तो ये खुशी की बात है कि आपने पुरानी सिली मिस्टेक नहीं की। और दूसरा, एक्चुअली कई बार ना बच्चे और टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देते ही क्यों, हम टेस्ट इतने सारे यहाँ इसलिए हो रहे हैं कि हम ये गलतियाँ मेन गेट एग्जाम में ना करें। तो इसलिए अगर आपने पिछले वाले सिली मिस्टेक नहीं की है तो इस चीज़ को आप मेंटेन रखें, और जो नई सिली मिस्टेक आपको पता चला उसको आप अगले टेस्ट में अप्लाई करें कि उसको नहीं होने देना है। तो थोड़ा सा आपको, बस सर ने सही कहा कि आप एक नोटबुक बनाएं, सिली मिस्टेक का एक अलग रहेगा, कंसेप्चुअल मिस्टेक का अलग रहेगा, और आपको वर्क करना है। पर डे बेसिस पे भी आप वर्क कर सकते हैं, और पर वीकली भी वर्क कर सकते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ, चेक जरूर आपको करना है। हाउ टू स्टडी इनपुट आउटपुट, मैडम हो ही रहा है। जैसे आयो CSO में चल ही रहा है क्लास में, और अगर आपको आयो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है तो एक आध टॉपिक को लीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे आयो इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, और गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं आयो के, दे आर वेरी सिंपल। आप पढ़ो आयो के नोट, आयो पढ़ोगे और ट्राई टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। हमारे बुकलेट के ज़रूर डेफिनेटली टफ है, जेल बुकलेट के क्वेश्चन ज़रूर टफ है, लेकिन आप गेट के प्रीवियस ईयर ट्राई करो, बन रहा है तो दैट इज़ इनफ। ओके हाँ सर, मैम के नोट सफिशिएंट विदाउट सॉल्विंग बुकलेट? ना, एब्सोल्युटली नो। नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आइए, तो वैसे ही हो गया क्रिकेट खेलने, क्रिकेट की किताब पढ़ के क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। सिंपल, यस, विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको सिंपल प्रोसीजर है, हमने शुरू में भी बोला था। आप अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने आपको जब काउंसलिंग की थी तो आपको बोला था थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद में बुकलेट पे जाएंगे, बुकलेट में जो क्वेश्चन है आपको वो क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन करने के बाद में थ्योरी का रिवाइज करेंगे, थ्योरी का रिवाइज करने के बाद में फिर वापस वो क्वेश्चन करेंगे जो नहीं बने थे, उसके बाद में फिर आप नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में टेस्ट पे जाएंगे। आप ये सिंपल प्रोसीजर आपको हर एक को, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि नहीं, आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेट प्रैक्टिस, सिंपल है, इट इज़ नेट प्रैक्टिस। आपको नेट प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी, नेट प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पिच पे तो खेलना पड़ेगा, किताब पढ़ के कुछ नहीं हो सकता। बहुत विरले लोग होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंसी के साथ पैदा होते हैं, जो सीधे आके खेलने लगे। मैं पता नहीं, ऐसा तो नाम वैसे भी नहीं आएगा, अभी भी कोई नहीं आएगा सामने, क्रिकेट में भी नहीं आएगा कि डायरेक्ट जो सीधे खेलने, टेस्ट मैच खेलने लग गया। तो देयर इज़ ओनली वे टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप भले ही उसमें कम क्वेश्चन कर लें, लेकिन आपको क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अभी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चेक करें कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए, लेकिन अभी भी ट्राई करें कि आप जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं या जो टॉपिक उठा रहे हैं, टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
पर अभी भी टाइम है, 1 महीने आप अच्छे से 10 जनवरी तक मैम सर ने कहा है और सही टाइम है वो 10 जनवरी तक आप चाहें तो अपने अभी भी प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक का आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे टेस्ट में डेफिनेटली उसको तो करना ही है अच्छे से, तभी आपका स्ट्रांग हो पाएगा और मार्क्स इम्प्रूव होगा। यशस्वी, व्हाट शुड द राइट वे टू सॉल्व PY? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वैसे तो अगर आपका सिलेबस यशस्वी कंप्लीट हो चुका है तो अटेम्प्ट देम ईयर वाइज। मैंने बिगनिंग में भी कहा था कि अगर हमारा सिलेबस हो चुका है तो ट्राई टू अटेम्प्ट देम ईयर वाइज। और अगर सिलेबस नहीं हुआ, हम रिवीजन कर रहे हैं सब्जेक्ट्स का, तो जैसे जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। और वैसे मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि 2018, 19, 20 3 ईयर्स के तो आप ईयर वाइज ही दीजिए। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए आपके, सारा जब कंप्लीट हो जाए सारा रिवीजन वगैरह, उसके बाद लास्ट 3 ईयर्स के आप ईयर वाइज दीजिए और रिमेनिंग आप सब्जेक्ट वाइज करिए। और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो टाइम लिमिट में करें, क्योंकि तो विद्या तो क्वेश्चन फ्रॉम गेट है ना, तो उन्होंने 2 मिनट का ही टाइम होगा फॉर एवरी क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम लिमिट को जरूर देखें कि विदिन 2 मिनट्स या विदिन 1 मिनट्स वो आपको कंप्लीट करना है। मयूर अग्रवाल हमारे 2013 है ना, 2013 के अंडर 100 स्टूडेंट रहे हैं। उनका एक मैसेज है आप लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट। हेलो मयूर, आप सिंगापुर में हैं, कैसा है? मेरे ख्याल से आज 2015, 5 साल, 13 हाँ 5 साल जॉब करते हैं सिंगापुर में, 5 साल हो गए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी। आप लोग बाकी सब, मयूर ने आप सभी बाकी लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक कहा है और ध्यान रखने के लिए कहा है कि फोकस ऑन सिली मिस्टेक विच यू आर डूइंग एट द टाइम ऑफ मॉक टेस्ट एंड ट्राई टू अवॉइड इन नेक्स्ट पेपर। इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर एफिशिएंसी एंड रैंक इन द गेट। थैंक यू वेरी मच मयूर फॉर कमिंग ऑन दिस सेशन। इतने समय तक याद रखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी बच्चों को ऐसे ही कुछ डाल एक आध मोटिवेशन टिप्स वगैरह देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत बढ़िया हैं, आशा करता हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे। थैंक यू वेरी मच। शिवम सोलंकी। आफ्टर 1 year or after 1 hour accuracy decreases exponentially. सिटिंग नहीं तो इट इज़ तो ये सिर्फ आपके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है शिवम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि 1 hour या 1.5 hour तक तो दे आर एबल टू सॉल्व और आफ्टर दैट इफिशिएंसी डिक्रीजेस है ना। तो फॉर दैट जो डिफ़िकल्ट मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप पहले ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने का, क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन में ज़्यादा थिंकिंग लगती है दैट ऑफ 1 मार्क। तो इफ यू आर हैविंग सच प्रॉब्लम, पहले ये स्ट्रेटजी ट्राई करना यहाँ है ना एग्जाम, यहाँ पे राउंड टेस्ट में, कि वेदर दिस इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो ट्राई टू अटेम्प्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट, देन आफ्टर दैट 1 मार्क्स है ना। 1 मार्क्स में आपको कम सोचना होता है, तो जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बात को रिमेनिंग को आप जो सिंपल है वो बाद में अटेम्प्ट करो। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो अब आदत डालनी पड़ेगी कि 3 आवर्स अब हमको पूरा एफिशिएंटली बैठना है और पेपर में। तो आप चाहे तो जैसा कि पिछले बार सर ने एक चीज़ बहुत अच्छा बताया, तो वो मैं बार बार इसलिए उसको रिपीट कर रहा हूँ कि सर जाने वक्त वो सांस वाला ज़रूर बताएं। वैसे आप लोग को हंसी आ सकती है पर वो बहुत काम की चीज़ है कि हम जब क्या होता है जैसे 1 आवर हुए तो आप थोड़ा सा हल्का सा पानी पी सकते हैं, बिल्कुल लंबा थोड़ा देर के लिए 10 सेकेंड ये या 30 सेकेंड लगेगा। लेकिन आपको चूंकि अगर प्रॉब्लम आ रही इसलिए हम लोग बात करें, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, लंबा सांस ले, गहरी सांस ले और पूरी ताकत से और धीरे धीरे करके उसको छोड़े, रिलैक्स हो करके और पानी पी करके और फिर स्टार्ट करें। क्योंकि आप लोड ज़्यादा लेते हैं ना, इसलिए हम 1 आवर के बाद हमारी एक्यूरेसी कम होती है, हमारी घबराने लगते हैं, लगता है कि अब मेरे से मतलब बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं होता है, पूरी एनर्जेटिक्स नहीं रहते। अब हम लास्ट में हम लोग ये भी जरूर हम ऐड करेंगे कि आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर फूड होना चाहिए, प्रॉपर फ्रूट लें आप, और कैसे, क्योंकि स्वस्थ भी रहना जरूरी है, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ ये हो सकती है। तो सर इसको कंप्लीट करेंगे। मैडम आयुष पूछ रहे हैं, मैम शुड आई फोकस ओनली ऑन द टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? अगर आपका कोर्स पूरा हो गया है, वैसे तो पूरा हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ का जो प्लान करते हैं वो यही रहता है कि टेस्ट आपका कोर्स पूरा हो जाए, लेकिन इस कारण इस साल थोड़ी सी तकलीफ रही, कोर्स लेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ का प्लान ऐसा ही कुछ रहता है कि आपका राउंड टेस्ट मतलब 1 अक्टूबर से पहले आपका कोर्स पूरा हो जाए। यस, तो इसका जवाब है यस। अगर आपका कोर्स पूरा हो गया है
एक आध दो टॉपिक छूटे हैं तो साथ में टाइम निकाल के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा कोर्स हो गया है तो बिल्कुल केवल और केवल टेस्ट सीरीज़ को आप फॉलो करें। उसके अलावा कुछ हमने जो प्रोसीजर ये बनाया है इट इज़ सफिशिएंट। इसके बाहर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर हफ्ते 2 टेस्ट दें, इस तरह से टेस्ट दें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जैसे बात करें जनवरी में, तो जनवरी में आप हर रोज़ एक पुराना पेपर दे सकते हैं आप, इट इज़ सफिशिएंट। तो जनवरी में आप 2 पेपर यहाँ के और 5 दिन में 5 पुराने पेपर आप दें, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। हाँ, ध्यान जरूर रखें कि आपको साथ ही साथ आपको जो पेपर दिया है उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या थ्योरेटिकल मिस्टेक है और क्या सिली मिस्टेक्स या प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग करके दोनों के ऊपर काम करते हुए आपको थ्योरेटिकल मिस्टेक तो सिंपल समझ में आएगी कि आपको ये थ्योरी आती ही नहीं है, इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है, मैं इसको समझ नहीं पाया। आपको उस पर काम करना है, उसको पढ़ना है। और थ्योरी सिली मिस्टेक्स में आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम वेयर, दर्शिका का डाउट है कि फ्रॉम वेयर टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। गेट और फ्लो गिग्स फॉर गिग्स से आप यू कैन सॉल्व, है ना। गिग्स फॉर गिग्स में ईयर वाइज आपको मिल सब्जेक्ट जाएंगे। वाइज दिए क्या? दोनों है, दोनों दोनों है। है। गिग फॉर गिग्स में इट इज़ बोथ ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। हाँ, पहले आप अगर करना चाहें तो पहले सब्जेक्ट वाइज करें, सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट वाइज, और बाद में करें तो आप जब मॉक के टाइम करें तो ईयर वाइज करें। शेयर सर प्लीज सेव दिस लाइव। यस, हम लोग इसको यूट्यूब पे भी आ जाएगा ये वाला लाइव। गेटेड झील इंडिया बेस्ड आयुष मैम, टेस्ट सीरीज मार्क्स आर जस्ट बिटवीन 30-35, हाउ टू इंक्रीज इट। आयुष, मैंने बोला, पहले भी बोला कि आपको, आप जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी ना, क्वेश्चन देखो और छोड़ो, क्वेश्चन देखो और छोड़ो, आपका टाइम बिल्कुल अगर बन रहा है तो बिल्कुल आपको, अगर एक फ्लिप भी आ रहा है कि ये देयर इज़ डाउट, आप उस क्वेश्चन को उस समय पर छोड़ दो। बाद में अपन टाइम मिलेगा तो करेंगे। आप बिल्कुल, आप देखेंगे कि इसके करने से आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। आप मेरे को 4-5 पेपर, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए 4-5 पेपर आप दें, आप मेरे को उसको पर्सनली फ़ोन करके आप मुझे बात करें, आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको। कई लोग ना ये गलतियां कर देते, टेस्ट में वो क्वेश्चन मान लो नहीं बनाना तो कई बार वो क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं, पता नहीं बाद में वो सारे क्वेश्चन को करना है जो आपसे नहीं बने। तो ये एनालिसिस में ये चीज वैसे जनरली लोग ध्यान रखते हैं, पर कई लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, तब तक नेक्स्ट टेस्ट पे स्विच कर जाते हैं। वो आपको नहीं करना है, एनालिसिस प्रॉपर करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, इवन मैम ने कहा था कि जो क्वेश्चन आपसे बने भी है तो आपका अप्रोच कितना बेटर है, क्योंकि कई बार हम लेंदी अप्रोच से बढ़ जाते हैं और हमारे पास बाद में पता चलता है कि इसके सिंपल अप्रोच भी हैं। कई बार डिस्कशन में हम लोग डिस्कस भी करते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर भी वर्क करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, मार्क्स भी इम्प्रूव होगा, टाइम भी बचेगा। मैडम प्लीज़ कुछ गेट 22 बैच के लिए सजेशन दें। 22 जिन स्टूडेंट्स को गेट 2022 में अपीयर होना है, उन लोगों को अपने एक एक सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। कि अभी जैसे क्लास में अभी इट इज़ DBMS, तो आप DBMS पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, सॉलिड। आपके पास मल्टीपल बुकलेट्स होंगे ना, 2020 की बुकलेट जो आपको अवेलेबल होगी, प्लस स्टडी मटेरियल्स में एक प्रैक्टिस बुकलेट रखी है। तो सभी प्रैक्टिस बुकलेट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, प्लस गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी इससे सॉल्व करेंगे। और प्रॉपर नोट्स, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट फिर हमको लगता है कि हमने पढ़ा था लेकिन हम सब भूल गए। तो प्रॉपर नोट्स, क्योंकि अभी यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, तो प्रॉपर नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट आप जो कॉपी में नोट करते ही होंगे, जो हम क्लास वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, प्लस जो टेस्ट से आपने लर्न किया, व्हाट यू लर्न फ्रॉम बुकलेट, वो कंसेप्ट भी आप अपने कॉपीज़ में लिखते जाएंगे। तो अभी सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, प्रिपेयर द प्रॉपर नोट्स फॉर दैट सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा हो कि सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत हो, उसमें कोई टॉपिक रह गया ऐसा नहीं होना चाहिए कि SQL रह गया है या है ना सम अदर टॉपिक आपका रह गया। वो सब्जेक्ट आप कंप्लीटली करो, बहुत अच्छे से करो। और अगर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बनने लगे ना, एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है आपको, और अगर आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं सब इजीली, मतलब वो आपके सब्जेक्ट उस लेवल तक हो गया है जितना गेट में रिक्वायर्ड है, देन यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो इस तरह सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करते करते एक एक सब्जेक्ट करते जाएंगे तो एंड तक आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद भी टेस्ट के क्वेश्चन में समझ नहीं आता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है, आई डोंट गेट इट व्हाई। उनको है कि
गौरव को डाउट है कि उनको क्वेश्चन क्लिक के नहीं करता ना, पढ़ने के बाद भी इट इज़ नॉट क्लियर कि व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, है ना। तो फॉर सम क्वेश्चन इट मे पॉसिबल कि पढ़ने के बाद भी ना, लाइक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं होते गौरव जहाँ क्लिक नहीं होता है कि क्या पूछा गया है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन गेट आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि दे आर क्वाइट सिंपल, क्लियर होता है कि आपसे टर्न अराउंड टाइम ना, इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम ओएस तो टर्न अराउंड टाइम पूछा गया है, या नेटवर्क का क्वेश्चन है तो थ्रूपुट पूछा गया ना। तो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चन जहाँ ये क्लियर ही नहीं होता है कि क्या पूछा गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को टाइम ही मत दो, जो आपको इजीली बन रहा है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखो कि कितने क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। आप हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस पे आप बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं पढ़ने में, सोचने में, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको छोड़ दीजिए और एंड तक पूरा पेपर देखिए करिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आप वो देखिए। फिर हम ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या स्ट्राइक कर जाएगा ना, क्या चीज़ हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगी कांट से। कुछ क्वेश्चन अभी क्लिक नहीं करते एग्जाम में बन जाते, कुछ अभी बन जाता है लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं करता। तो ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी रेयर इन गेट, तो ठीक है उनको भी छोड़ देंगे ना। अगर 55 क्वेश्चन आउट ऑफ 65 अगर आप 55 भी सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो यू आर इन टॉप 10। तो मेरे सारे क्वेश्चंस तो आपको करने ही नहीं, जो पढ़ के समझ में नहीं आ रहे हैं उसको कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे अभी के टेस्ट में, इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया है। कई बार होता है कि कई लोगों को 50% क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे, इसका मतलब है कि आपने बुकलेट सॉल्व अच्छे से नहीं किए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो दो तरह की बातें यहाँ हो सकती है। और अगर कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो बिल्कुल सही कहा मैम ने कि आप ट्राई करें उस क्वेश्चन को छोड़ें और टाइम बचेगा दूसरे क्वेश्चन पर आप दे सकते हैं। सर थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए तो अपन ने अभी बात की। ऑल द बेस्ट प्रद्युमन परालिका। थैंक यू वेरी मच प्रद्युमन, हाउ आर यू? बेस्ट ऑफ लक टू यू। जहाँ भी है आप अच्छे से करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिदम मैम जब भी कोई क्वेश्चन स्किप करता हूँ तो अलग क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन माइंड में रहता है और नर्वसनेस होती है। अरे बाबा पिछली गेंद का ध्यान थोड़ी रखोगे, नई गेंद खेलते वक्त नई गेंद पे ध्यान दो, पिछली गेंद जैसी थोड़ी डालेगा नई गेंद। ये हमारा मतलब मन के वहम ही है यार दोस्त, इसको कैसे दूर करेंगे? अपने को ही दूर करने पड़ते हैं। ये सिंपल है बिल्कुल। आप जो सामने चीज़ है उसको बोलते हैं लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट ही है ये, बस केवल जो सामने आ रहा है। तुम ये थोड़ी देखोगे पिछली बार मतलब 10 मिनट पहले किससे बात कर रहे हो। हम क्या करते हैं, जो अभी आदमी बात में अभी सामने मैडम से बात कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ 10 मिनट पहले बसंत मिला था उसके बारे में। नहीं भाई, अभी मैडम से बात कर रहा हूँ तो मैडम से ही बात करूँ, नहीं तो मैडम से भी बात खराब की, बसंत से तो कर ही चुका था, उसके पहले मैं आशीष सर से बात कर रहा था तो उसके कारण बसंत से बात खराब की मैंने, फिर उसके बाद में मैडम से बात नहीं इट शुड नॉट बी। सीधे देखो, जो क्वेश्चन सामने आया है उसी की बात करो, कोई ज़रूरत नहीं पिछला हो गया, जो गया वो गया। इसका कोई इलाज नहीं है, हमको ही भूलना पड़ेगा, कोई दूसरा भुला भी नहीं सकता, हमारे अलावा कोई कुछ काम भी नहीं कर सकता इसमें, आपको ही काम करना पड़ेगा। थोड़ा रिलैक्स होकर के हाँ थोड़ा सा बस। हाँ निमित मैम, जनवरी में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बेटर होगा या कंप्लीट क्लास नोट्स? अब शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। अगर आपके शॉर्ट क्लास नोट्स रिवाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं निमित तो रिवाइज फ्रॉम दैट। हाँ, अगर आपको लगता है कि रिवीजन फ्रॉम क्लास नोट्स इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग देन गो फॉर शॉर्ट नोट्स। और फिर रिवीजन फ्रॉम कंफर्टेबल विथ क्लास नोट्स तो वहीं से रिवाइज करिए, क्योंकि नोट्स बनाना इट सेल्फ इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी आप स्मॉल नोट्स बनाओ। टेक्निकली हाँ ये क्वेश्चन अपन बाद में पूछेंगे। तने आपका क्वेश्चन आप ग्रुप के ऊपर डाल देना, बाद में देखेंगे। गेट से एक दिन पहले सोए कैसे, हाउ टू स्लीप? अभी से आदत डालना होगा भाई, प्रॉपर नींद अभी से ही लेना है। हाँ आदत वही टाइम पे सोने की, वही टाइम पे काम करने की आदत अब आप अभी से डालो। अभी वैसे मेरे ख्याल से टाइम शेड्यूल नहीं आया, लेकिन टाइम शेड्यूल जब भी आ जाए तो आप ये ध्यान रखना कि जिस दिन गेट के पेपर के लिए आपको मान लो सुबह 9 बजे पहुंचना है तो घर पर भी आपको
1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, 1 घंटा आने जाने का, 1 घंटा तैयार होने का, मतलब 5 बजे आपको उठना पड़ेगा। 9 बजे पेपर है तो 5 बजे आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। तो अभी से आपको आदत 5 बजे उठने की डालनी पड़ेगी। तो जब भी और schedule और आराम से रात को 5 बजे उठने के लिए जल्दी रात सोना। को 10 बजे सोना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं और है, इस- आपको उसी की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और इससे एफिशिएंसी भी अच्छा हो जाएगा आपका। एक्चुअली आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि क्या होता है कि गेट वाले दिन ना, जिस अगले दिन नींद गेट नहीं आती। नींद नहीं आती, नींद नहीं हाँ, वो आती भी है। उसका कारण क्या है कि हम बहुत सारे थॉट लेकर के बैठ जाते, बहुत कुछ सोचने लगते, क्या होगा कैसे होगा। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल सी बात है, आप लिखो आपके मन में जो जो थॉट ना आपको परेशान करते हैं उसके बारे में लिखो एक बहुत अच्छा, जैसे जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमारा काम है सीखना। देखो हम बाहर नहीं जा रहे, गेट के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, एग्जाम- जीवन के लिए पूरे। हाँ आगे जीवन के लिए भी करेंगे। अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं और इसमें हमारा काम है सीखना। हमने जो अभी तक सीखा है, गेट के एग्जाम देने से एक दिन पहले ये सोचना बिल्कुल रिलैक्स होके अभी तक हमने जो सीखा है उसको जा करके हमको, क्योंकि ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती थी। जैसे आरजीपीवी का भी एग्जाम देते थे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा टेंशन होता था क्या होगा। तो मैं क्या सोचता था कि जो आता है उसमें हमको बेस्ट देना है। हाँ वहां पे एक चीज और करते थे कि हमको जो आता है मैं वही लिखता था, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, पर गेट में ऐसा नहीं कर सकते। तो गेट में आपको क्या करना है, आपने जो अभी तक सीखा है उसमें से हमको बेस्ट देना है, उसमें से आपको अच्छा करना है, दैट्स इट। ये एक्स्ट्रा थॉट जो आ रहे हैं उसको आप नोट करके अभी से आदत डालें कि कौन कौन से थॉट आपको परेशान कर। ये पर्सनली हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और उसके लिए आपके पास ही उसका सॉल्यूशन भी है। तो आप पर्सनली अगर कभी कुछ ऐसा हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। आरुषि को डाउट है कि आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट बट आफ्टर सम डेज आई स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। तो इसका आरुषि यही तरीका है कि आप सब्जेक्ट तो आपके आई होप सारे ही हो चुके हैं ना, तो आप रैंडमली कोई सब्जेक्ट पिक करिए और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए। आप अगर सोचेंगे तो लगेगा मुझे कुछ याद नहीं, ट्राई टू सॉल्व द बुकलेट ऑफ दैट सब्जेक्ट। जैसे आज अपने बिना रिवीजन के DBMS की बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको बुकलेट सॉल्व करते टाइम ये याद रहेगा कि क्या कंसेप्ट आपको याद है और क्या आप भूल रहे हैं, और जो कंसेप्ट आप भूल रही है फिर उस कंसेप्ट को आप रिवाइज करिए ना। ऐसे अगर आप पूरा पूरा रिवीजन करेंगे तो आपको ही नहीं पता होगा कि आपको क्या याद है और आप क्या भूल गई हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फ्रॉम दैट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएगा कि विच कंसेप्ट्स जो है वो आप रिकॉल नहीं कर पा रही और क्या आपको परमानेंटली याद होगा। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से आपको क्लियर होगा कि ना, बार बार पढ़ने से आपको नहीं पता चलेगा कि कंसेप्ट आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई दैट कंसेप्ट, मतलब वो आपको आ रहा है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इन प्लेस ऑफ रिवीजन। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपके पास 2-3 बुकलेट्स होंगी ना, तो सारी बुकलेट सॉल्व करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। सर मैं 2000 पास आउट हूँ, क्या PSU में कोई प्रॉब्लम होगी? इन सम PSU देर इज़ एज लिमिट है ना, 28 या 29 है ना, और कुछ PSUs में आई थिंक नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द PSUs आर हैविंग एज लिमिट। लेकिन अगर आपका कोई अगर कैटेगरी वगैरह है तो उसका एक अलग वो हो सकता है, आपको बेनिफिट Category? वगैरह, हाँ बेनिफिट मिल सकता है। तो फॉर जनरल आप कैटेगरी इसके लिए पर्सनली बात कर लेना अगर ऐसा कुछ है। वैसे तो आप अगर वहाँ पर आप जाएंगे PSUs के लिए तो वहाँ पर आपका एज लिमिट का वो आपका बता देंगे कि आपको कोई रिलैक्सेशन है या नहीं है। वो आप थोड़ा सा आपको ये खुद ही काम करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि एक हर एक का अपना अपना वक्त होता है कि किसमें कितनी एज लिमिट दे रखी है। तो आपको एक को अलग पर्सनली ही देखना पड़ेगा। हाँ जनरल कैटेगरी के लिए जनरल के लिए 28 हाँ है ना? 28 ईयर्स है। हाँ। शुभम मैम, हाउ टू प्लान फॉर द जनवरी इफ़ वी कंप्लीट ऑल गेट प्रीवियस क्वेश्चन एंड बाय दिसंबर? ओके, पेपर देना है रोज एक पेपर देना है। मैडम थोड़ा सा बताएं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो जनवरी में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ईयरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, आपने शायद सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया होगा। तो अब नाउ सेट योर टाइम लिमिट टू 2 आवर्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपने कर लिए, तो विद इन 2 आवर्स यू आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा और क्या चीज़ आपको याद नहीं आ रही वो भी क्लियर होता जाएगा। तो जनवरी में केवल प्रैक्टिस, और बुकलेट की भी प्रैक्टिस कर लो फिर से। इफ़ यू आर हैविंग द टाइम
प्रैक्टिस द डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बुकलेट, है ना। तो बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और फिर वही कि सॉल्व करते टाइम लिमिट को भी ध्यान में रखना है, प्लस एक्यूरेसी भी, कि सही आंसर आ रहा है गलत आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें को कंसिडर करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है कुछ? अच्छा, तो फाइनल कंक्लूड करने से पहले हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपना गोल सेट करो, थिंक बिग, है ना। क्या है, मुझे टॉप 10 में आना है या टॉप 50 में आना है। जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचोगे, जब तक आप अपना टारगेट नहीं बनाओगे, तब तक डेफिनेटली आप अचीव नहीं करोगे। जब तक बड़ा नहीं सोचोगे, तब तक आपको बड़ा नहीं मिलेगा। तो सेट योर टारगेट कि आई शुड बी इन टॉप 10 और टॉप 50। और सिर्फ टारगेट सेट करने से डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, देन यू हैव टू पुट द एफर्ट्स टू अचीव दैट टारगेट। तो सेट योर टारगेट। टारगेट सेट करने के बाद एक तो माइंड में होना चाहिए, सेट तो कर लिया कि मुझे टॉप 50 में आना है ना। हर कोई चाहता है कि आई शुड बी इन टॉप 50, लेकिन केवल उतने से कुछ नहीं होगा। दिस टारगेट मस्ट बी ऑलवेज इन योर माइंड। आप कुछ भी एक्टिविटी करो तो ये टारगेट आपके माइंड में होना ही चाहिए। तो उसके अलावा फिर आप स्टडीज़ के अलावा कहीं और डिविएट नहीं होंगे। यू आर हैविंग टारगेट इन योर माइंड, तो आपको एक ही चीज़ लगेगा कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, अपने मोबाइल्स वगैरह सब अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, है ना। तो आप सेट द टारगेट। टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको अगली स्टेप क्या होगी, प्लानिंग करिए। प्लानिंग करना है तो अगर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए तो सिर्फ रिवीजन के प्लान बनाओ कि कौन सा सब्जेक्ट में कब तक रिवाइज कर लो। और सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए तो शेड्यूल इस तरह से बनाओ कि टिल 10th of January आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। तो सेट द टारगेट, मेक द शेड्यूल। और लेकिन सिर्फ शेड्यूल भी बन गया तो क्या होगा, यू हैव टू फॉलो दैट शेड्यूल। शेड्यूल फॉलो करना सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है। हम सोच भी लेते हैं, हम शेड्यूल भी बना लेते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। तो फॉलो दैट शेड्यूल, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलो। और फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है कि आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों आ रही है आपको, क्यों नहीं मन लग रहा आपका पढ़ने में? तो ओनली रीज़न कि आप अपने टारगेट के लिए, जो आपका एम है उसके लिए आप सीरियस नहीं। इफ़ यू आर वेरी सीरियस टूवर्ड्स योर एम तो डेफिनेटली आप उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। तो थिंक बिग, देन प्लान, देन जो प्लान आपने बनाया उस प्लान को फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो और बिलीव इन योर सेल्फ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबके पास एबिलिटी होती है, लेकिन बहुत सारे को बस कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि बस मैं तो टॉप 50 में आ सकता हूँ। ऐसा हम सोचते ही नहीं है कि आई कैन बी इन टॉप 50। आप सबको ही टॉप 50 में आ सकता है। जो सीरियस एफर्ट पुट करता है, जो सीरियस होता है अपने एम के लिए, डेफिनेटली वो अच्छी रैंक लेके ही आता है, टॉप 50 में आएगा ही। तो सेट द टारगेट और बी सीरियस अबाउट योर टारगेट। अभी 2 month का टाइम, इट इज़ वेरी सफिशिएंट। इफ़ यू पुट योर एफर्ट वेरी सीरियसली तो डेफिनेटली यू विल बी इन टॉप 10, नॉट इन टॉप 50, यू विल बी इन टॉप 10। और एवरीवन, ऐसा नहीं है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट सो ही कैन बी इन टॉप 10, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। नो, जो सीरियस हार्ड वर्क कर रहा है, मुझे ना, जो सीरियसली वर्क कर रहा है, वो कोई भी स्टूडेंट हो, वो ब्रिलियंट है लेकिन सीरियस नहीं है, तो डेफिनेटली वो टॉप 100 में भी नहीं आएगा। और सम स्टूडेंट्स आर एवरेज स्टूडेंट लेकिन ही इज़ वेरी सीरियस टूवर्ड स्टडी, तो डेफिनेटली ही विल बी इन टॉप 10। तो टारगेट सेट करो, टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करो। आपको स्कोर अच्छा नहीं आ रहा टेस्ट में तो मोटिवेट नहीं हो, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए मोटिवेटिव होना चाहिए कि अभी भी मेरे पास वीकनेस है जो मैं ओवरकम कर सकता हूँ। जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यस हमको तो अच्छे मार्क्स आ रहे, नो नीड फॉर प्रिपरेशन नाउ। तो ऐसा नहीं, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे देन ऑल्सो यू कैन स्कोर वेरी वेल। बस जो अपने टारगेट को नहीं भूलना है, उस टारगेट को बिना कुछ सोचे आपको उसको चलते आना है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। माई ओनली एम टू डू स्टडीज़, माई ओनली एम टू रिमूव माई वीकनेस। मेरी जो भी वीकनेस है उनको ओवरकम कैसे करूँ। तो ये चीज़ देख के आप प्रैक्टिस करते रहिए तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रैंक। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। मैं थोड़ा सा एक शब्द, टारगेट को क्लियरिटी ऑफ माइंड आप शायद बोल सकते हैं। आप उसको क्लियरिटी आपको टारगेट बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। मतलब आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए कि मुझे ये करना है। तब आप बिल्कुल आप जीवन में आप सभी चीज़ें वो चीज़ें कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। मैं कुछ आप लोगों को बहुत सिंपल सा थोड़ा कॉमेडी टाइप से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसको किसी लड़की से प्रेम हो गया था, तो उस भर दिन ना उसी के बारे में सोचता रहता था, चलते फिरते हमेशा। सेम टू सेम आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप गेट में डूब जाओ, ब्रश कर रहे हैं, दिमाग में चले कि ये मेरा प्रैक्टिकल है,
ओएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैम ने ये बताया था, कुछ ऐसे किसी से फोन पे भी बात हो रही है तो पढ़ाई की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पागलों की वो वाला टाइप का, लेकिन क्या है ना, हम गेट में डूब जाएं और इसमें खुशी आना चाहिए। हम मैम ने कहा ना कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को मन ही नहीं लग रहा है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमको खुशी ही नहीं मिलती। हम कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, हमको खुशी नहीं मिल रही है, हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है, हो रहा है कि अब क्या करें, मार्क्स का मार। क्योंकि जो आपके जो थॉट आपको परेशान कर रहे हैं उसको नोट कर लें, और उसके बारे में सोचें कि बाद में सोचेंगे आफ्टर गेट। बिल्कुल आप ना इंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये पल आप याद रखोगे। ये जो 60 डे है ना, इसको आप इंजॉय कर पाओगे और इतना अच्छा लगेगा। हम ये कह रहे हैं जैसे गेट का रिजल्ट आया तब हम खुश होंगे, आप अभी से ही खुश होते हुए पढ़ाई करो। डेफिनेटली जितने चीज़ मैम और सर ने बताएं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप करते हो और साथ में अगर आप खुश रह रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते चले जाओगे और बहुत अच्छे से गेट एग्जाम भी बहुत अच्छे से दे दोगे और आपका रैंक भी अच्छा आ जाएगा और विदाउट एनी लोड और बिना टेंशन के। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बात और, पिछले साल हमारे टॉप 10 में 3 बच्चे थे, इस बार 4 या 5 आना चाहिए। 4 या 5 नहीं, मैं तो हाँ, टॉप 10 बिल्कुल, किसी भी हालत में। तो आपको क्या ज़रूरत है आप बताएं, डिस्कस करें, पर्सनली बात करें, मैसेज करें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। लैक ऑफ मोटिवेशन है कि कहीं पढ़ने भी का किसी भी मोटिवेशन तरीके नहीं से मिल रहा है, देन ऑल्सो यू कैन कॉल। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तो प्लीज़ यू कैन आस्क, है ना। मतलब वो तीनों बच्चे अपने केवल क्लासरूम, हो सकता है टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं पर ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज के लिए कोई वो नहीं है, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन तीनों बच्चे जो थे AIR 4, AIR 9 और AIR 10 अपने यहाँ के क्लासरूम के बच्चे थे और इस बार फिर होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम जो यहाँ डिस्कस नहीं हो पाई आप, है ना, मैसेज कर सकते हैं, हम फिर अलग से ही प्रॉब्लम डिस्कस ना पर्सनली आप। गौरव भसीन गौरव बिसेन इज समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ। क्या बोला है? समझ में नहीं आया। गौरव, इट इज़ नॉट क्लियर इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ। यू ऊपर कर दो। मोटिवेशन थॉट था वो। पिछली बार दिया था। ओके, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और जो भी आपके डाउट रह गए हो जो आप यहाँ डिस्कस नहीं हो पाए वो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank थैंक you. यू ऑल द बेस्ट। आशीष, थैंक यू। साहित्य किस्मत और मेहनत, केवल किस्मत नहीं। करें end? हाँ सर, एंड नहीं। हाँ, मैं करूँगा सर, वो डिले चल रहा है ना तो मैं यहाँ से एंड नहीं कर सकता, तो मैं टाइम इंटरवल पे एंड कर दूँगा क्योंकि वो ये लेट चल रहा है ना। और भी है।